हेलो बच्चों, चलिए हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। पहले मैं थोड़ा सा फिर से आपको याद दिला देता हूँ। हम लिमिट स्टेट मेथड पढ़ रहे थे, जहाँ पर जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम था उसमें जो कंप्रेसिव मैक्सिमम स्ट्रेस थी दैट वाज 0.45 FCK, जो टेंसाइल मैक्सिमम स्ट्रेस थी दैट इज 0.87 FY। FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, FY यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, राइट। यहाँ पर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया था 1.5, 2 बार लिया था इसलिए ये वैल्यू आई थी। यहाँ पर हमने स्टील के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है 1.15, राइट। देन हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ कर लिया था कि जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स मींस C से डिनोट करते हैं उसे, टोटल कंप्रेसिव फोर्स, एंड वो निकला था हमारे पास 0.36 FCK B इंटू XU, 0.36 FCK B इंटू XU। यहाँ विड्थ ऑफ द बीम है, XU क्या है, अल्टीमेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, राइट। एंड जो टोटल टेंसाइल फोर्स था दैट वाज 0.87 FY AST। अभी मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है तो लास्ट लेक्चर देख लीजिए, वरना मैं रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप टच में आ जाए। ओके, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 2 डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस एंड लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। इसी एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस को हम बोलते हैं अल्टीमेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस भी। कहीं पर अल्टीमेट लिखा होगा, कहीं पर एक्चुअल लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होइए। उस क्या होता है बेसिक, अगर आपसे पूछते हैं कि आप कैसे डिफाइन करोगे कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस क्या है, तो आप सिंपल सा सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलिए, वो डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस जहां पर कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स बराबर हो जाएं। अगर वो बराबर हो जाएंगे मतलब क्या है, कंप्रेशन और टेंशन बराबर है, मतलब वहां पर कोई फोर्स नहीं है, इसीलिए तो उसे न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, राइट। यानी जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस है वो कहां पर होगी, व्हेन C इज इक्वल टू T, ये होगा, राइट। और यही हमने किया भी था एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस या अल्टीमेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए 0.36 FCK B इंटू XU, इसको इक्वल किसके कर दिया था, 0.87 FY एंड AST के। AST इज एरिया ऑफ स्टील, और यहीं से हमें मिल गई थी वैल्यू किसकी, XU की। एंड XU क्या निकल के आया था, 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK इंटू B। That was the formula for ultimate depth of the neutral axis or actual depth of the neutral axis, right? वो एक्सिस, वो पॉइंट जहां पर कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स के इक्वल हो जाए उसे हम बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, और ये क्या है, रियल सिनेरियो है, राइट। ओके, इसके बाद फिर हमने देखा था लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, है ना, उसको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस क्या था, अगर उसको डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है जहां पर आपका कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन किसकी वजह से, कंक्रीट की वजह से, मींस कंक्रीट एंड टेंशन, टेंशन किसकी वजह से, स्टील की वजह से, मींस कंक्रीट एंड स्टील अपने मैक्सिमम स्ट्रेन पर हो, मैक्सिमम स्ट्रेन पर हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज याद रखिएगा। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस वो पॉइंट है जहां पर कंक्रीट एंड स्टील दोनों अपने मैक्सिमम स्ट्रेन पर हो, मतलब इसके बाद वो लोड कैरी नहीं कर पाएंगे, है ना, मींस इनडायरेक्टली वो सॉरी बोल रहे हैं आपको कि बस यही पॉइंट है, यही लिमिट है। दैट्स व्हाई नेम क्या है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। और उसको भी हमने स्ट्रेन डायग्राम से प्रूफ करके, सिमिलर ट्रायंगल लास्ट लेक्चर प्लीज देख लीजिएगा, है ना। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, हमने फॉर्मूला प्रूफ कर लिया था, एंड दैट वाज व्हाट, XU लिमिटिंग इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आया था, D अपॉन XU लिमिटिंग इज इक्वल टू 1100 प्लस 0.87 FY अपॉन 700, है ना। इसको उल्टा कर देते थे तो XU लिमिटिंग हमारे पास आ जाता था 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 FY इंटू D, राइट।
ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता था एक्सयू लिमिटिंग का। अब यहाँ से हमने डिस्कस भी कर लिया था कि अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट है तो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील पर। और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील हम मेनली 3 टाइप के स्टील यूज करने वाले हैं, माइल्ड स्टील, हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार्स एंड थर्मली मैकेनिकली ट्रीटेड बार, जिसे हम TMT बोलते हैं, मींस Fe250। सो Fe250 क्या होता है, माइल्ड स्टील। तो इसके लिए एक्सयू लिमिटिंग हो जाता था आपका 0.53। ये सारी वैल्यू, अगर Fi की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो ये सब सॉल्व करके आ जाता है 0.53 D। सिमिलरली अगर आप Fe415 की बात करते हैं तो अगर Fi की जगह आप 415 पुट कर देते हैं तो ये आ जाता है आपका 0.48 D। और सिमिलरली अगर आप Fe500 की बात करते हैं और Fy की जगह 500 पुट कर देते हैं तो ये आ जाता है आपका 0.46 D, है ना। ये 3 वैल्यूज आपकी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस की होती है, राइट। दिस एंड दिस, इतने का ही आपको काम पड़ेगा। आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला याद नहीं भी होता है तब भी कोई बात नहीं, है ना। इतना तो हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक में, दैट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मैं पहले थोड़ा सा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस समझाऊंगा, उसके बाद फिर आपको फॉर्मूला प्रूव करके दिखाऊंगा। ओके, सबसे पहले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस समझिए क्या होता है। जितने भी हॉरिजॉन्टल मेंबर हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा फेलियर है वो है बेंडिंग, राइट। मतलब कि लोड आप कोई भी लगाओ उसमें इंपैक्ट, देखो लोड कैसे डाउनवर्ड ही लगाओगे बिल्डिंग में, है ना। सो सपोज ये आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर है, सपोज ये बीम है या फिर स्लैब है, जैसे ही आपने लोड लगाया इधर इधर से फिक्स है तो क्या होगा, बेंड होगा। तो सबसे बड़ा फेलियर बनता है बेंडिंग, इसी को हम फ्लेक्सर भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। सो इस बेंडिंग, अब ऑब्वियसली ये बेंड हो रहा है तो इसको बेंड होने से कौन रोकेगा, मटेरियल की स्ट्रेंथ, राइट। लोड लगने की वजह से जनरेट होता है बेंडिंग मोमेंट, और उस बेंडिंग, देखो बेंडिंग मोमेंट अब आपका कोई गेन तो कर नहीं रहा है ना, वो क्या कर रहा है कि जो ओरिजिनल शेप है आपके मेंबर की उसको डिस्टॉर्ट कर रहा है। तो मटेरियल चाहेगा, क्योंकि मटेरियल का तो काम ही यही है कि आपको सेफ रखे, मटेरियल चाहेगा उसे रोके। तो बेंडिंग मूवमेंट के रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हॉरिजॉन्टल मेंबर्स के लिए। जो भी आप हॉरिजॉन्टल मेंबर डिजाइन करते हैं मेनली इसके लिए डिजाइन करते हैं, बाकी और चीजों के लिए चेक करते हैं, क्योंकि फेलियर यही गवर्न करता है, राइट। एंड आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ चुके हैं तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अब ऑब्वियसली देखो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको सेफ रख रहा है तो क्या ये बेंडिंग मूवमेंट से कम होना चाहिए या क्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। फॉर द सेफर साइड ये ग्रेटर देन बेंडिंग मूवमेंट होना चाहिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, बट इक्वल टू बेंडिंग मूवमेंट तो होना ही चाहिए, है ना। देन कैसे निकालते हैं, अब बिकॉज ये मूवमेंट का ही रेजिस्टेंस है ना, तो मैथमेटिकली तो ये बिल्कुल सेम है, मैथमेटिकली बिल्कुल सेम है। अब मैथ्स में क्या होता है, नंबर आपस में भिड़ेंगे, है ना, अल्फाबेट्स आपस में भिड़ेंगे। आपको याद होगा सपोज x-2 है, ये दोनों आपस में नहीं लड़ते। मैथ्स बहुत फेयर कम्युनिटी है, राइट। सो अगर यहाँ पर 4-2 होगा तो ये एक दूसरे से लड़ जाएंगे, ओके। तो सिमिलरली अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को बेंडिंग मोमेंट से लड़ाना है तो उन्हें मैथमेटिकली सेम होना पड़ेगा, और इसीलिए उनका फॉर्मूला भी सेम होता है। फॉर्मूला सेम होता है मीन्स आप बोल सकते हैं दैट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स इनटू, मोमेंट क्या होता था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। यहां पर भी बोल सकते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, है ना, मेनली अपोजिट फोर्स होता है। अब यहां पर एक फोर्स है कंप्रेसिव, दूसरा फोर्स है टेंसाइल, तो इनके बीच की डिस्टेंस, है ना। तो अगर इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, वैसे तो हम लीवर आर्म बोलते थे, लेकिन आप कुछ और नोटेशंस देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन लीवर आर्म की वैल्यू तो फिक्स होगी। आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो या यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो, दोनों सेम होगी। कितनी होगी, d माइनस 0.42 एक्सयू, देख लो ध्यान से, d माइनस 0.42 एक्सयू, d माइनस 0.42 एक्सयू, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ लीवर आर्म।
थोड़ा सा ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये वैल्यू यहां तक होगी, मैं बना ही देता हूं ठीक करके वरना कंफ्यूजन होगा आपको। ये रेनफोर्समेंट तक होता है सिर्फ, राइट। सो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी होता है, ये इफेक्टिव डेप्थ होता है। ये बहुत पुरानी बातें हैं इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। ओके चलिए, दो साइड से निकलेगा, ऑब्वियसली दो मटेरियल है, दोनों का अलग अलग काम है। एक का काम है कंप्रेसिव फोर्स लेना, एक का काम है टेंसाइल फोर्स लेना। तो पहले कंप्रेशन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, फिर टेंशन में निकालते हैं। सो फ्रॉम कंप्रेशन साइड या फिर फ्रॉम कंक्रीट साइड, कुछ भी लिख दीजिए आप, कंक्रीट साइड। कंक्रीट साइड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? फोर्स। फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, है ना। बट हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि हम पूरा फोर्स निकाल चुके हैं, है ना। टोटल कंप्रेसिव फोर्स हम निकाल चुके हैं, और टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना था? 0.36 FCK B इंटू XU। 0.36 FCK B इंटू XU टोटल कंप्रेसिव फोर्स था। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए लीवर आर्म का, D माइनस 0.42 XU, D माइनस 0.42 XU। ये हो गया आपका कंप्रेशन साइड से, इसको बोल दीजिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड। दैट विल बी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड। सिमिलरली फ्रॉम टेंशन साइड निकाल लेते हैं, फ्रॉम टेंशन साइड, राइट। फ्रॉम टेंशन साइड फॉर्मूला तो सेम ही होगा, है ना। क्या फॉर्मूला होगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहां पर भी हम फोर्स निकाल चुके हैं, 0.87 FY AST। बस आप क्या करो, लीवर आर्म का मल्टीप्लाई करो, मिल जाएगा आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड। क्या मिल जाएगा? 0.87 FY इंटू AST, और लीवर आर्म का मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया? ये टोटल फोर्स हो गया, D माइनस 0.42 XU, D माइनस 0.42 XU। ये हो गया आपका कंप्रेशन साइड से, ये हो गया आपका टेंशन साइड से, राइट। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है, ये आपका जो नेट बेंडिंग मोमेंट या फिर टोटल बेंडिंग मोमेंट या फिर आप फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, हम आगे बात करेंगे अभी उसकी, जब न्यूमेरिकल करेंगे, डिजाइन करेंगे, उससे ज्यादा होना चाहिए, है ना। तब क्या होगा? आपका डिजाइन सेफ होगा। और ऑब्वियसली देखो यहां पर क्या चीजें चेंज हो सकती हैं, है ना। अल्टीमेटली XU, अल्टीमेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, किस पर डिपेंड करेगा? साइज पर। जो भी बीम का साइज आप दोगे, D किस पर डिपेंड करेगा? साइज पर। ये साइज ऑफ बीम के ही तो पैरामीटर्स हैं, है ना। FCK और FY के आप चेंज करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये फेल हो गया, चलो दूसरा कंक्रीट ले आओ, M20 की जगह M25 लगा देते हैं। नहीं, हम साइज पे ही बात करते हैं। ये तो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कितने, क्योंकि कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, राइट। सो मेनली साइज हमें बताना, यही डिजाइन है, राइट। ओके, अब वापस से हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेक्शन पे, है ना। हमारे पास मेनली दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। मैं ये डायग्राम रख कर देता हूँ, फॉर्मूले यहाँ पर बने रहने देता हूँ। आई गेस डायग्राम का भी कोई काम नहीं है, और होगा तो फिर मैं वापस से ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस में मैंने आपको बताई थी, उसका थोड़ा सा यहाँ पर यूज होना है। हमने टाइप्स ऑफ सेक्शन पढ़े, है ना। हमने टाइप ऑफ सेक्शन पढ़े। सबसे पहले है उसमें अंडर रेनफोर्स सेक्शन, और अंडर रेनफोर्स सेक्शन की कंडीशन क्या है कि जो अल्टीमेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस है वो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस से कम होती है। और ये इस केस में होता क्या है, बिकॉज ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, तो जो आपका रेनफोर्स्ड है, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया। प्लीज अगर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़िए, वरना मैं थोड़ा सा रिवीजन के लिए तो मैं यहाँ पर बताते हूँ। अंडर रेनफोर्स नाम से ही समझ में आ रहा होगा, रेनफोर्समेंट कम है, और जो कम होता है वो पहले अपनी मैक्सिमम लिमिट में पहुंच जाता है, राइट। मैक्सिमम अपनी पहली लिमिट में पहुंच जाता है। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दो तरह की चॉकलेट है ना, A एंड B। अब आप अल्टरनेट खा रहे हो, ओके। तो जो नंबर में कम होगी, वैसे ऐसा यहां पर नहीं होता, प्लीज इसको यहां पर मत लगा देना, है ना, थोड़ा
टेक्निकल माइंड से मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो जो नंबर में पहले कम होगी वो पहले खत्म होगी, है ना। अंडर रेनफोर्स्ड है, रेनफोर्समेंट कम है, तो ये पहले स्ट्रेस तक पहुंच जाता है, कंक्रीट अभी भी संभालने लायक है। तो इसको हम डिजाइन करते हैं टेंशन साइड से, क्योंकि ये फेल हो रहा है। जो फेल हो रहा है हमें बिल्डिंग में उसको ही पहले देखना है, उसको ही रेफरेंस मान के डिजाइन करना है, क्योंकि अगर वो फेल हो गया तब तो हमारा मेंबर ही फेल हो गया, राइट। तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस गवर्न करता है वो टेंशन साइड गवर्न करता है, और टेंशन साइड गवर्न करता है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0.87 FYEST D माइनस 0.42 XU, राइट। और XU क्या है यहाँ पर, XU लिमिटिंग से कम है। ओके, सेकंड केस आता है ओवर रेनफोर्स्ड। ओवर रेनफोर्स्ड में उल्टा होता है, XU क्या होता है, ग्रेटर देन हो जाता है XU लिमिटिंग। अब मैंने बताया आपको कि जो XU है ये रियल सिनेरियो है, मतलब जो आप डिजाइन कर रहे हैं वहां से आपको XU मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, मैंने एक पॉइंट आपको बोला था। अब XU क्या है, XU लिमिटिंग से ज्यादा हो गया है। XU लिमिटिंग क्या होता है, XU लिमिटिंग वो पॉइंट है जहां पर कंक्रीट एंड स्टील दोनों मैक्सिमम स्ट्रेन है। अब अगर ये इससे भी ज्यादा हो गया मतलब और स्ट्रेन हो जाएगा, और स्ट्रेन तो हो सकता है क्या, मैक्सिमम स्ट्रेन है, थोड़ा और स्ट्रेन होगा फेल कर जाएगा, और अगर फेल कर जाएगा तो फिर तो काम ही खत्म है। मतलब क्या आप XU किसी भी हालत में XU लिमिटिंग से ज्यादा ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, इसीलिए इसको लिमिटिंग वैल्यू बोला गया है। तो अगर XU लिमिटिंग से ज्यादा आ भी रहा है तो उसको क्या करोगे, XU इज इक्वल टू XU लिमिटिंग पुट करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा प्लीज, राइट। और यहां पर क्या है, ओवर रेनफोर्स्ड है तो यहां पर कंक्रीट जल्दी स्ट्रेस्ड होता है, पहले स्ट्रेस्ड होता है, तो उसके लिए डिजाइन करेंगे। अब डिजाइन करते समय बस यहां पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। क्यों चेंज हो जाएगा आपको खुद ही समझ में आएगा। 0.36 FCK वही रहेगा, B इंटू XU की जगह क्या हो जाएगा अब, क्योंकि XU लिमिटिंग से ज्यादा है और ज्यादा हम दे नहीं सकते हैं, तो उसको लिमिट करिए, लिमिट करोगे तो ये हो जाएगा XU लिमिटिंग, है ना। एंड इंटू D माइनस 0.42, अगेन XU है, XU लिमिटिंग, बस ये चेंज हो जाएगा, है ना। बाकी आपको पता ही है, दिस विल बी योर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। और बैलेंस्ड के लिए तो दोनों बराबर ही होते हैं, और XU भी XU लिमिटिंग के बराबर होता है, तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। सो दैट वाज द थ्योरी फॉर द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे, एक अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए करेंगे, एक ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए करेंगे। तब तक प्लीज अपना ख्याल रखिए एंड पढ़ते रहिए।